Hello everyone and welcome back once again for the sessions of class 11 accountancy। आज के हमारे इस सेशन में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके एडजस्टमेंट्स वाले पार्ट को भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका छोटा सा मीनिंग, इसकी इम्पोर्टेंस कि क्यों एडजस्टमेंट्स की जानी चाहिए अगर हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में तो, और उसके बाद हम देखेंगे नोट्स की फॉर्म में, ताकि आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द वेरियस एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम उन्हें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। देखिए, हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसका बिजनेस उसे ट्रूली एंड फेयरली क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए आपने जब कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस भी किए होंगे तब भी आपने ये कंसेप्ट एक समझा होगा कि जो एक साल के एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें उसी साल की इनकम्स के साथ रिलेट कर कर कंपेयर कर कर पता लगाया जाना चाहिए कि कितना ट्रूली प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो इसमें जो मीनिंग है वो और कुछ नहीं, उसी पर आधारित है कि इन ऑर्डर टू एसरटेन द ट्रू profit or loss of the business for a particular year, it is necessary that all expenses and incomes relating to that year are taken into consideration। कि जिस साल को या जिस भी पर्टिकुलर ईयर के लिए हम बात कर रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस निकालने की बात कर रहे हैं, उस साल के ही सभी एक्सपेंसेस और इनकम्स को हमें कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू ascertain the net profit for the year ended on 31st March and rent for the month of March has not yet been paid, it would be proper to include such rent along with the other expenses of the year। मतलब अभी एक महीने का हमने पे नहीं किया मार्च वाला, लेकिन अगर हम 31 मार्च तक का हमारा सेशन कवर कर रहे हैं तो उस एक महीने का जो रेंट नहीं भी पे किया गया है लेकिन वो उस सेशन का है, तो इसलिए हमें उसे इंक्लूड करना चाहिए। सेम यही कंसेप्ट जो है वो इनकम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहता है कि अगर हमारी उस सेशन के दौरान अगर हमें कोई इनकम नहीं रिसीव हुई है या उस सेशन के दौरान हमें आगे आने वाली कोई इनकम रिसीव हो गई है, तो हमें उसकी सर्टेन एडजस्टमेंट्स ज़रूर कर लेनी चाहिए, ताकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें करेक्ट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी निकले वो प्रेजेंट करे। प्लस हमारी जो बैलेंस शीट है जिसे हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं, तो वो भी हमारी बिल्कुल सही बने। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो कई बार ये डिटेक्ट हो सकता है, इस बात का पता चल सकता है कि क्या कोई ट्रांजैक्शन जो है वो ओमिट तो नहीं हो गई है, मतलब हम भूल तो नहीं गए हैं उसे रिकॉर्ड करना, या कहीं वो गलती से कहीं और तो नहीं रिकॉर्ड हो गई है, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो ही जानी चाहिए थी लेकिन हमने उसे क्रेडिट साइड पर कर दिया। मतलब कुछ इस तरीके की कुछ गलतियां हो सकती हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हो गई हों और हमें उन्हें सही करना होगा ताकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें सही पिक्चर दिखा सकें। सो दीज एंट्रीज या एंट्रीज फॉर सच ट्रांजेक्शन्स आर कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब ये देखिए, आपको ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो ये मीनिंग बताया गया ना, ये आपको है व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो अगर आपको आ जाता है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होता है तो आपने यही बात एक्सप्लेन करनी है कि कई बार फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हो जाएं जो हम ओमिट कर गए हैं, भूल गए हैं लिखना, रिकॉर्ड करना, या हमने उन्हें गलती से बुक्स में कहीं और रिकॉर्ड कर दिया है, या उनका एक पहलू रिकॉर्ड किया गया है दूसरा नहीं रिकॉर्ड किया गया है। ऐसी गलतियों के लिए हमें कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं जिन्हें हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। सो व्हाट आर दी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स या नीड ऑफ एडजस्टमेंट्स। देखिए, बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी समझने वाला या कंफ्यूज होने वाला कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता लगाना है, तो इसलिए एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी है। सेकंड क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमें सही पिक्चर रिव्यू करे, तो इसलिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी चाहिए। जो एंट्री हम ओमिट कर गए हैं, भूल गए हैं हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करना, उसे रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, इसलिए एडजस्टमेंट की जानी चाहिए। जो एरर हमने कमिट कर दी थी उस एरर को हमें रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है, इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री की जानी चाहिए। जो एक्सपेंसेस एक्र्यू हो चुके हैं, दैट मीन्स ड्यू हो चुके हैं लेकिन हमने उन्हें अभी पे नहीं किया है, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगी कि हम आज के सेशन में ऐसी एडजस्टमेंट देखेंगे जो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कवर कर रही है, जिसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। तो ये सब रिकॉर्ड्स करने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से इनकम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो ड्यू हो चुकी होती हैं लेकिन हमें अभी मिली नहीं होती हैं, या कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं
जो हमें पहले ही रिसीव हो गई हैं। तो यहाँ तो ये आपको सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स लिखे गए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते जाएंगे हमें उसके और भी ऑब्जेक्टिव्स या इस तरीके के और भी पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। जो लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 5, 6 एंड 7, ये कुछ और नहीं है, ये उन्हीं कुछ एडजस्टमेंट्स के आधार पर आपको ये पॉइंट्स बता रखे हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है, वैसे तो हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से दोबारा से ये रीड करवाना चाहूँगी कि इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स द आइटम्स विच आर गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस आर रिटन ओनली वंस, ईदर इन ट्रेडिंग अकाउंट और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन दी बैलेंस शीट। देखिए यही एक फर्स्ट रूल है एडजस्टमेंट वाले इस चैप्टर का, कि जो आइटम आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है वो सिर्फ एक बार आएगी, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में आए, चाहे वो ट्रेडिंग में आए, चाहे वो आए बैलेंस शीट में। ऑन दी अदर हैंड द आइटम्स विच आर गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, जिन्हें हम एडजस्टमेंट्स बोलेंगे। देखो एक और मीनिंग पता चल गया आपको कि एडजस्टमेंट एंट्रीज तो हमें पता चल गया, अब एडजस्टमेंट एंट्रीज के साथ ही आप एक लाइन और लिख सकते हो कि दी एंट्रीज विच आर टू बी एडजस्टेड these are given outside the trial balance, they are to be written twice, उन्हें कितनी बार हमें रिकॉर्ड करना है या कहाँ कहाँ हमें शो करना है, 2 बार हमें शो करना है। क्यों? बिकॉज द डबल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज एडजस्टमेंट्स इज टू बी कंप्लीटेड इन दी फाइनल अकाउंट्स इटसेल्फ। तो क्योंकि डुअल एंट्री एस्पेक्ट है तो हमें वो कंप्लीट करना है, तो इसलिए इन्हें 2 बार एडजस्ट किया जाता है, 2 जगह पर शो किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं थ्योरेटिकल नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन सी डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 इज क्लोजिंग स्टॉक। ये एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले इसके रिगार्डिंग हमें एक बात और पता होनी चाहिए। देखो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या होता है, ये होता है ना अनसोल्ड गुड्स, जो बिकी नहीं है, अभी भी हमारे गोडाउन में ही है। अब हो सकता है कि हमने इन्हें और प्राइस पर बनाकर तैयार किया है, लेकिन मार्केट में ये किसी और प्राइस पर बिकें, तो इस केस में ये 2 अलग अलग प्राइजेस होने की वजह से सबसे पहली बात जो हमने क्लोजिंग स्टॉक को लेकर याद रखनी है वो ये है कि इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, जिसे रियलाइजेबल वैल्यू भी बोला जाता है, क्योंकि हम जब मार्केट में सेल करते हैं तो हमें पैसा रियलाइज होता है, वही पैसा हमें रियलाइज होता है। तो इसलिए सीपी या एमपी या जिसे रियलाइजेबल वैल्यू भी बोला जाता है, इन दोनों को कंपेयर कर कर हमने ये देखना होता है कि इन दोनों में से लेस क्या है, विच एवर इज लेस। जो लेस होता है उसे ही हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। अब शो कहाँ करना है, कब कहाँ कहाँ करना है, वो हमें आगे फर्दर ये ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स में बता रखा है। देखिए वो क्या है, इफ इट अपीयर्स आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट की फॉर्म में ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो उसे कहाँ कहाँ शो करना है, तो उसे 2 जगह पर, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा ना कि एडजस्टमेंट 2 जगह पर आएगी। तो एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शो किया जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एक ये बैलेंस शीट की जो एसेट साइड होती है उसमें करंट एसेट्स की हेडिंग में। वैसे आपको ये अभी नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं, करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, तो इसलिए इसे करंट एसेट्स की हेडिंग के अंडर शो किया जाता है। अब लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा हो तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसलिए एक ही जगह पर शो होगा, तो इसलिए इसे बैलेंस शीट में ही शो किया जाना चाहिए। क्यों शो करते हैं ये ऑलरेडी हमने जब विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर किया था तो हम समझ चुके हैं। नाउ कमिंग टू दी एडजस्टमेंट नंबर 2, देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आ गया ना जो हमने पॉइंट अभी अभी ऑब्जेक्टिव में देखा था। व्हाट आर दीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? देखो आउटस्टैंडिंग हमारी फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं। अब बाहर कौन खड़ा होगा? बंदा जो काम कर चुका है और उसने अपने पैसे वसूलने हैं, तो दैट मीन्स हम उससे काम तो करवा चुके हैं लेकिन हमने उसे अभी पेमेंट नहीं दी है। सो दीज आर दी एक्सपेंसेस विच आर ड्यू but not paid. So these are the expenses which have been incurred during the year but they remain unpaid. तो इसलिए ये वो expenses हैं जो इस साल के दौरान इनकर तो किए जा चुके हैं
लेकिन उनको हमने अभी भी पे नहीं किया है। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, सो दीज एक्सपेंसेस आर ड्यू बट नॉट पेड, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। अब देखो बहुत ही ध्यान से, एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी होते हैं, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट भी होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में कौन से एक्सपेंस के रिगार्डिंग ये एडजस्टमेंट दे रखी है। अगर तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट किसी डायरेक्ट एक्सपेंस को लेकर दे रखी है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में इसे ट्रीट करोगे उस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अगेंस्ट। अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रिगार्डिंग दे रखी है तो आप इसे ट्रीट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम डेबिट साइड पर ही एक्सपेंसेस को शो करते हैं। तो इसलिए ये एडजस्टमेंट पहले कहाँ आएगी? अगर ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जा रहा है तब भी डेबिट साइड पर ही आएगी, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में है तब भी डेबिट साइड पर ही आएगी। आएगी कैसे? जो भी एक्सपेंस है जिसके अगेंस्ट हमें कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल वेजेस। अब वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो ट्रेडिंग में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वेजेस, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अंदर वाले कॉलम में मतलब पर्टिकुलर्स में ही हमने अमाउंट लिखना है पहले, जो हमारे ओरिजिनल वेजेस का या एक्सपेंस का हमें दे रखा है। हमने ऐड कर देना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली आउटस्टैंडिंग वेजेस, और टोटल बाहर लेकर जाना है अमाउंट वाले कॉलम में। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर डेबिट साइड ही प्रेजेंट की है ताकि आपको समझ में आए। बिल्कुल इसी तरीके से मान लो सैलरीज होती, मान लो ऑफिस रेंट होता, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर ही आपने सेम इसी तरीके से ट्रीटमेंट देनी है कि पहले पर्टिकुलर्स में ही आप ऑफिस रेंट या सैलरीज लिखते, उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आपने क्या करना है, ये चीज़ याद रखिएगा, ऐड करना है। तो ये तो हुई एक एडजस्टमेंट कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड कर दिया जाएगा, चाहे वो ट्रेडिंग का है चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। अब दूसरी एडजस्टमेंट कहाँ होगी? देखो दूसरी एडजस्टमेंट होगी बैलेंस शीट में। अब आप खुद सोच कर देखो, जो एक्सपेंस आप पर ड्यू हो चुका है लेकिन आपने अभी तक उसे पे नहीं किया है, सो यू आर लाइबल टू पे इट। तो इसलिए इसे कौन सी साइड पर आना चाहिए? इसे लाइबिलिटीज वाली साइड पर आना चाहिए। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उस वक्त लाइबिलिटीज साइड पर आप शो करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख दोगे। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी एडजस्टमेंट है, ये ओरिजिनल एक्सपेंस जो हैं वो हमारी एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर थे। तो इन्हें तो हम सिर्फ यहीं शो करेंगे। जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ना, जो ये वाली अमाउंट यहाँ हम लिखेंगे, हमने सिर्फ यही अमाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो करनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 है प्रीपेड एक्सपेंसेस। बिल्कुल उसके ऑपोजिट, प्री पेड मतलब पेड इन एडवांस। सो दीज आर दी अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ये कुछ और नाम आपको दे रखे हैं, और द एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि हमने पहले ही पे कर दिया। अब देखो जो एडवांस में पे कर दिया वो हमारे इस करंट ईयर से रिलेटेड थोड़ी ना, सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, इट्स ट्रीटमेंट इज जस्ट ऑपोजिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हमने क्या किया था, हमने ऐड किया था और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर ट्रेडिंग का है तो या प्रॉफिट एंड लॉस का है तो भी हम डेबिट साइड पर ही शो करते हैं ना एक्सपेंसेस को। तो इस बार भी डेबिट साइड पर ही हम एक्सपेंस को शो करेंगे, लेकिन इस बार ऐड होने की बजाय जो प्रीपेड एक्सपेंस होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और फिर हम नेट कॉलम, नेट अमाउंट बाहर वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में लेकर जाएंगे। अगर हम बैलेंस शीट में यानी कि दूसरी साइड वाली एडजस्टमेंट की बात करें तो देखो वो मैंने आपको शो किया था लायबिलिटीज साइड पर, लेकिन इस बार जब आप एसेट साइड बनाओगे ना, तब एसेट्स वाली साइड पर आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को शो करोगे। अब फिर से वही बात याद रखिएगा कि ये जो एक्सपेंस है इसे नहीं हमने लिखना,
मतलब हमने ये टोटल अमाउंट नहीं उठा के लिखनी है, हमने ये जो हम लेस कर रहे हैं ना, सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंस वाली अमाउंट, एडजस्टमेंट में दी हुई अमाउंट, सिर्फ हमने उसको यहाँ पर ट्रीट करना है, क्योंकि ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई होती है, ये अमाउंट जो है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई होगी, तो इसकी डबल ट्रीटमेंट हमें करनी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4। नंबर 4 की एडजस्टमेंट है एक्रूड इनकम। अब ये होती क्या है? द इनकम विच हैज़ बीन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर बट हैज़ नॉट येट रिसीव्ड इन द करंट ईयर। अब देखो ध्यान से, एक्सपेंस जब हमने किया था तो था कि भाई इनकर हो चुका है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया है, ये इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें क्या है कि हम वो इनकम अर्न कर चुके हैं, कमा चुके हैं, हमने जो काम करना था हम वो काम कर चुके हैं, लेकिन हमें हमारी पेमेंट नहीं मिली है, तो इसलिए इट इज़ द इनकम रिसीवेबल फॉर द करंट ईयर। रिसीवेबल जिसे हमने अभी रिसीव करना है, सो इट इज़ द इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इनकम्स हम कहाँ शो करते हैं? इनकम्स जो हैं वो नॉर्मली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। नॉर्मली की क्या, यहीं पर ही शो करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो गुड्स से रिलेटेड आइटम्स आती होती हैं, वो तो सेल्स वगैरह होती हैं, तो वो नहीं। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, एक्सपेंस तो फिर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में था, लेकिन जो इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ही शो की जाती हैं। तो इसलिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो उसकी क्रेडिट साइड पर जब आप बाय इनकम शो करोगे, लेट्स सपोज कमीशन है आपको क्रेडिट में दे रखी, तो वो आपके लिए आपकी इनकम की तरह है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? बाय कमीशन, और उसमें ऐड कर दोगे एक्रूड कमीशन, क्योंकि देखो इस पर आपका हक हो चुका है, ये अगर ड्यू हो चुकी है, आप इसे कमा चुके हो, तो इस पर आपका हक हो चुका है। अगर अभी रिसीव भी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, इसे अपने करंट ईयर के दौरान ऐड तो कर लो ना कि ये मेरी इस साल की इनकम है, तो इसलिए आपने क्या करना है, इसे ऐड कर देना है रिस्पेक्टिव अकाउंट में। प्लस दूसरी एडजस्टमेंट क्या करनी है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट की एसेट साइड, जिस चीज़ पर हमारा हक हो चुका हो वो चीज़ हमारी एसेट होती है, तो इसलिए जब आप एसेट साइड बनाओगे तो एक्रूड इनकम, और फिर से मैं कहूँगी सिर्फ ये वाली अमाउंट, क्योंकि हमने इसे 2 बार एडजस्ट करना है, तो आप वही अमाउंट बैलेंस शीट में शो करोगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 इज अनअर्न्ड इनकम। देखो अर्न ही नहीं हुई है, अभी हमने कमाई नहीं है, तो आपको यहीं से मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक ऐसी इनकम की बात की जा रही है जो हमें एडवांस में रिसीव हो गई है। तो इट इज़ द इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड इन द करंट ईयर बट इट हैज़ नॉट बीन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। हमने अभी इसे हमारे साल के दौरान अर्न, कमाया ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो फिर से, इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज जस्ट ऑपोजिट टू एक्रूड इनकम। उसे हम ऐड कर रहे थे और एसेट साइड पर शो कर रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने इसे माइनस कर देना है और एसेट्स की बजाय कौन सी साइड पर शो करना है, लाइबिलिटीज साइड पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर जिस भी इनकम के साथ ये रिलेटेड है उसमें से इसे माइनस कर दिया जाएगा, चाहे आप इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिखकर माइनस कर दीजिए, चाहे आप अनअर्न्ड इनकम लिखकर माइनस कर दीजिए, और फिर सिर्फ इस वाली अमाउंट को ही आपने बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पर शो करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 है डेप्रीसिएशन। देखो हम डेप्रीसिएशन का पूरा चैप्टर कर आए हैं, तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूजेज और एक्सपायरी ऑफ टाइम। इसके अलावा हमने जैसे ऑब्सोलेंस है, ये वर्डिंग्स भी पढ़ी थी कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना इज नोन एज डेप्रीसिएशन। एक और बात देखो, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ये बात भी आपको तभी उसी चैप्टर में क्लियर कर दी गई थी कि हम किसी बाहर वाले को कोई कैश नहीं पे कर रहे, लेकिन हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना हमारे लिए नुकसान है। अब नुकसान को हम कौन सी साइड पर शो करते हैं? नुकसानों को नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट कर लेना चाहिए, और ये एक इनडायरेक्ट नुकसान है, ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है, ये एसेट्स से रिलेटेड है। तो आपको अब यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए कि इसे कहाँ शो करना है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो करना है। अब कैसे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की जाती है वो सब हम डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में पढ़कर आए हैं। ऑल्दो आपको यहाँ ऐसा कुछ नहीं आएगा कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड लगाओ या WDV मेथड लगाओ, इस तारीख को हमने खरीदी थी, लेकिन हाँ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स का हमें ज़रूर ध्यान रखना है
कि हमें पता होना चाहिए कि भाई बुक वैल्यू क्या होती है, हमें पता होना चाहिए कि जितने टाइम पीरियड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एसेट को, या अगर इन बिटवीन ऑफ दी सेशन खरीदी गई है तो जितने मंथ्स का बनना चाहिए हमें उतने मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं ये तो हम जब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब हमें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझे कि कहाँ कहाँ हमें देनी है, तो देखो वो क्या है। सबसे पहली एडजस्टमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि ये नुकसान है, तो डेबिट साइड पर आप लिखोगे टू डेप्रीसिएशन ऑन, जिस भी एसेट पर लग रही है उसका नाम। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी है तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, अगर यहाँ पर कोई स्कूटर है, कार है, तो जो भी फिक्स्ड एसेट है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा उसका नाम। दूसरी एडजस्टमेंट, जिस एसेट पर हमने डेप्रीसिएशन लगाई है उस एसेट की वैल्यू में से इसे माइनस कर देना है, क्योंकि ये नाम ही, मीनिंग ही यहाँ क्लियर कर रहा है डिक्रीज, तो ये डिक्रीज कर दो। करना कहाँ है, हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पर ही शो करते हैं हमारे एसेट्स को, लाइबिलिटी साइड पर नहीं शो करते, तो इसलिए एसेट साइड पर ही इसकी दूसरी एडजस्टमेंट होगी। लाइक अगर फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो शो करोगे केवल डेप्रिसिएशन की अमाउंट, और बैलेंस शीट में जब आप एसेट साइड पर फर्नीचर शो करोगे तो उसमें से डेप्रिसिएशन जो ड्यूरिंग द ईयर का होगा उसे लेस कर फिर अमाउंट शो करोगे, नेट अमाउंट। दो एडजस्टमेंट्स और मैंने आज के सेशन में कवर की हैं ताकि हमारा ये चैप्टर थोड़ा जल्दी से कवर अप हो जाए। तो एडजस्टमेंट नंबर 7 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए ये क्या होता है, एक बिजनेस अलग है और एक बिजनेसमैन अलग है। फिर से मैं याद दिलवाऊं, हमने जब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझा था तब हमने ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझा था। अब एक बिजनेसमैन का अलग वजूद है, एक बिजनेस का अलग वजूद है। तो बिजनेसमैन बिजनेस को क्या दे रहा है, वो कैपिटल दे रहा है। कैपिटल एक तरीके से उधार है जो बिजनेस ने बिजनेसमैन से लिया है। अब जो बिजनेस है वो बदले में बिजनेसमैन को क्या देगा, वो उसे देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। तो जो पूंजी बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में लगाई गई है उस पर एक जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कि भाई तूने पैसा दिया है तो तुझे बदले में ये ब्याज मिलना चाहिए, उस ब्याज को ही हम पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। अब देखो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये एक एक्सपेंस है। और अगर हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये तो इसके लिए क्या है, इसका प्रॉफिट है, इसका फायदा है। तो इसका क्या किया जाना चाहिए, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो उसकी डेबिट साइड पर, क्योंकि ये एक्सपेंस का है ना मैंने, तो उसकी डेबिट साइड पर आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या लिखा हुआ है, कितने % इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी। और जो दूसरी एडजस्टमेंट है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि ये प्रॉफिट है, ये फ़ायदा है, तो कैपिटल में हम प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं। तो इसलिए क्या किया जाएगा, जब आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पर कैपिटल को शो करोगे, क्योंकि हमें इतना पता है कि ये कैपिटल लाइबिलिटी साइड पर शो होती है, तो कैपिटल में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 8 जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स भी देखो आपको पता है कि क्या होती हैं, कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक बिजनेसमैन जो बिजनेस में से विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो कैश की फॉर्म में विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में विड्रॉ कर रहा है, तो जो इंटरेस्ट बनता है वो उसे पे करना चाहिए। मतलब वो पैसा इस बार इस्तेमाल कर रहा है बिजनेस का। जैसे हमने अभी अभी देखा कि एक साइड पर बिजनेस है और एक साइड पर बिजनेसमैन है। इस बार क्या हुआ, इस बार बिजनेस ने ड्राइंग्स दी और बिजनेसमैन का फर्ज क्या बनता है कि वो बदले में क्या दे, इंटरेस्ट। तो इसलिए इस बार फर्म चार्ज करती है इंटरेस्ट किस चीज़ पर, ऑन दी विड्रॉल्स मेड बाय दी प्रोप्राइटर। और विड्रॉल्स कैश की फॉर्म में भी हो सकती हैं और गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा उसके ऑपोजिट, लेकिन इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए हम जैसे उससे बात कर रहे थे एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट किया, ये एक इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा। तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड पर शो करेंगे,
क्रेडिट साइड पर शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखकर। और जब आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड बनाओगे तब आपने क्या करना है, देखो आप ड्राइंग्स को माइनस करते हो ना, हमने ये विदाउट एडजस्टमेंट वाले में भी देख लिया था। तो हमने क्या करना है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी माइनस कर देना है। देखो होता क्या है, होता ये है, जब हमने स्टार्टिंग में जर्नल एंट्रीज समझी थी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग्स के अगेंस्ट, तो ना आपको उस वक्त ही ये बात क्लियर की थी कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड हो जाता है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ना वो ड्राइंग्स में ऐड हो जाता होता है। ऐसा मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, क्योंकि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लॉस है, ये एक खर्चा है जो उसने बिजनेस को पे करना है। तो अगर ड्राइंग्स एक तरीके से लॉस होती हैं, ड्राइंग्स जो हैं वो उसकी कैपिटल को, उसकी पूंजी को कम कर रही हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो वही काम कर रहे हैं। तो अगर आप इसे ड्राइंग्स में ऐड कर दोगे, और फिर देखो जैसे मैथमेटिकल में होता है ना कि हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाला साइन अगर बाहर माइनस है तो चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ जो प्लस का साइन है, जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगी, ये लेस करनी है मैंने आइटम्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो लेस ही हो जाएगा। तो आप सीधा इसे ये समझो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम कैपिटल में ऐड कर रहे थे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने क्या कर देना है, लेस कर देना है। और उसके बाद ही हमारे पास जो नेट कैपिटल है, मतलब नेट अमाउंट है कैपिटल की, वो उभर कर आएगी। मैं एक चीज़ ना यहाँ जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। देखो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पर हम जब कैपिटल को शो करते हैं तो हमने इसके रिगार्डिंग क्या क्या पढ़ा है, हमने इसके रिगार्डिंग ये देखा है कि इसमें अगर नेट प्रॉफिट निकल रहा है तो वो ऐड कर देना चाहिए, वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर नेट लॉस निकलता है तो उसे माइनस कर देना चाहिए। हमने ये भी समझ लिया है कि ड्राइंग्स को हमने माइनस कर देना है। अब आज के हमारे सेशन में ना ये जो फॉर्मूला है कैपिटल के रिगार्डिंग, जो ये एडजस्टमेंट्स हैं वो थोड़ी सी और बढ़ गई हैं, एक्सपैंड हो गई हैं। क्या एक्सपेंशन हुआ है इसमें, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो ऐड हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं तो वो माइनस हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए। वीडियोज़ को शेयर करना, लाइक करना एंड अपने व्यूज़ कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।